नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज 5 मई की सुबह हम एक बार फिर आपके साथ लौटे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर करें। अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आज मंडे के दिन जल्दी उसको जो है अपने नेक्स्ट जो है अपनी क्लास संडे को मिलेगी। हर संडे को ही अपनी करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिला करेगी। लास्ट जैसे वेडनेसडे को आई थी, तो इस बार जो है 4 ही डेज के लगभग 15 to 16 क्वेश्चन जो है, और उसके अलावा जो है डेज के क्वेश्चन जो है हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इस 3 से 4 दिनों के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपनी फास्ट क्वेश्चन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व? तो ये कल के दिन आपका सेलिब्रेट किया गया था 4 मई को। कौन सा डे आपका? इंटरनेशनल डे है फायर फाइटर्स डे। फायर फाइटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? उनको सराहना देने के लिए, उनको जो है वर्क के लिए अप्रिशिएट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 4 मई को, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 4 मई को और कौन सा आपका? वर्ल्ड लाफ्टर डे। क्योंकि फास्ट संडे ऑफ मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार फास्ट संडे कब पड़ रहा है? 4 मई के दिन जो है, कल फास्ट संडे था तो उस दिन सेलिब्रेट किया 4 मई को। एक तो हो गया वर्ल्ड फायर फाइटर डे, और 4 आग से रिलेटेड इससे याद रखने के लिए कोल माइनर डे। कोल आग जल जाती है, फिर बुझने के बाद में क्या होता है? कोयला बनता है, तो कोल की माइनिंग होती है। कोल माइनर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी 4 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अपना 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, 2 मई को वर्ल्ड टूना डे, 1 मई को जो है आपका गुजरात डे, और 1 मई को आपका महाराष्ट्र डे। दोनों की स्थापना 1 मई 1960 के दिन हुई थी, इसीलिए इनका जो है फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई 1960 को। किस किस स्टेट की? गुजरात की और महाराष्ट्र की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इनका फाउंडेशन डे जो है, स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई के दिन। ये इतने दिनों के जो है इंपॉर्टेंट डेज है जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। हु टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो हमने अभी डे पढ़ा कौन सा? प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। उसी दिन ये रिपोर्ट जारी की गई, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, और इसमें टॉप पोजीशन पे वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्री आई है? वो आई है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर है। नॉर्वे जो है प्रेस फ्रीडम आपके इंडेक्स के अंदर जो आपका टॉप किया है। अकॉर्डिंग द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 रिलीज बाय द पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RWB, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 151 आउट ऑफ 180। टोटल इसमें कितनी? 180 देशों की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर रिपोर्ट थी। इंडिया की पोजीशन 151। टोटल कितने थे? 180। और फास्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही? नॉर्वे इसके अंदर रही। लास्ट ईयर इंडिया वाज रैंक्ड 159th इन दिस इंडेक्स। पिछले साल 159वीं रैंक थी, उसको इंक्रीज हुआ है इस बार जो है 151 जो है टॉप रैंक आपको सबसे ज़्यादा फ्रीडम जिसको प्रेस को है उसके लिए जो आपका इंडिकेट करता है। और इंडिया की जो है 151वीं रैंक रही है 180 देशों के अंदर इस बार। इन द 2025 लिस्ट नॉर्वे इज एट द टॉप पोजीशन वाइल इरिटेरिया रैंक्स द बॉटम 180th। लास्ट रैंक पे कौन सा आपका है? आप इरिट्रेरिया, और टॉप पर नॉर्वे, और 151th पर कौन सा अपना इंडिया। लॉन्च किसके द्वारा की जाती है रिपोर्ट? RWB के द्वारा। टोटल कितने देशों की? 180 देशों की जो आपकी रिपोर्ट ये थी। Where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of DRDO's new missile test range? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ रखी? तो आपका विशाखापट्टनम, श्रीहरिकोटा, नाग्यालंका या कुरनूल? तो ये कहाँ? नगायालंका जो है आपका, या नाग्यालंका जिसको आप कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये थर्ड जो है आपका मिसाइल परीक्षण सेंटर DRDO का जो है एस्टेब्लिशमेंट की है। इसमें टोटल लागत लगभग 1400 कुछ करोड़, 1460 करोड़ की लागत से बनेगा। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है किसने? PM मोदी ने। कौन सी स्टेट के अंदर ये पड़ता है ये आपका? उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO मिसाइल टेस्ट रेंज एट नाग्यालंका इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है, वर्थ अराउंड द RS 1460 करोड़। इंडिया हैज 2 फंक्शनल मिसाइल टेस्टिंग रेंजेस। पहले जो है 2 फंक्शनल मिसाइल टेस्टिंग सेंटर इंडिया के हैं। कहाँ कहाँ है वो? आपका चांदीपुर में और व्हीलर्स आइसलैंड नियर द कोस्ट ऑफ ओडिशा, दोनों जो है। दीज मिसाइल साइट्स आर नॉट इक्विपेड टू
टेस्ट मिसाइल विच डीआरडीओ इज डेवलपिंग अंडर द फेज 2 ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो है उससे सेकंड आपका फेज में जो मिसाइल्स क्रिएट कर रही है डीआरडीओ, उसके परीक्षण में पहले की दोनों साइड जो है सक्षम नहीं है। तीसरे की स्थापना इसलिए की है कि वो भी इसके टेस्टिंग के अंदर जो है आपका एलिजिबल होगी आपकी आंध्र प्रदेश में के अंदर, जिसका फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया। वो हैज रिसेंटली अज्यूम चार्ज ऑफ द इंडियन आर्मीज नॉर्दर्न कमांड। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला? उत्तरी कमान अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? हाल फिलहाल जो है पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद में जो है नॉर्थ विंग का आर्मी चीफ जो है अपने लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हालिया सिचुएशन को देखते हुए इनमें चेंजेस किए गए हैं, इसलिए आपका पद लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को इस पद की जो है आपकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्मी नॉर्थर्न कमांड का जो है चीफ है, इनको बनाया गया है, इनका चार्ज दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा हैज अज्यूम द चार्ज ऑफ द इंडियन आर्मीज क्रूशियल नॉर्दर्न कमांड। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सक्सीड्स लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिनिंदा कुमार वो रिटायर्ड ऑन 30 अप्रैल 2025। तो 30 अप्रैल को रिटायर हो गए और उनकी जगह जो इनको जो है पदभार प्रतीक शर्मा को जो है इनका पदभार, इस पद का संभाला, इनकी जिम्मेदारी दी गई है। वेयर वाज द वर्ल्ड्स ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 इनोग्रेटेड? विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ हाल फिलहाल? तो वो हुआ मुंबई के अंदर। उद्घाटन किया किसके द्वारा गया? आपके पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 at the Geo World Center in Mumbai on 1st of May. Waves 2025 aims to put the Indian media and entertainment industry on the global map and engage global media and entertainment leaders. Waves 2025 focuses on the media and entertainment sectors including film, broadcasting, digital media, animation, radio, VFX, gaming, music, advertising, print, comics, and associated technologies. As part of Waves 2025, the government also organized a global media dialogue. एक ये इसका की न्यू पार्ट इंक्लूड किया है, global media dialogue, media to discuss issues related to global media and entertainment sectors, including the promotion of open and fair trade practices, exploring the ethical deployment of artificial intelligence in content creation and audience engagement, and promoting responsible journalism को प्रमोट करने के लिए ये चेंजेस जो इसमें किए गए। वेव्स का उद्घाटन कहाँ? मुंबई के अंदर आपका जियो सेंटर जो है आपका जियो वर्ल्ड सेंटर जो है उस पर 1 मई के दिन जो है इनॉग्रेशन किया किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा किया गया इसका इनॉग्रेशन। नेक्स्ट अपना, अंडर विच प्रोजेक्ट हैज अमेजॉन लॉन्च सैटेलाइट्स टू प्रोवाइड ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट? वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए अमेजॉन ने किस परियोजना के तहत उपग्रह प्रक्षेपित किए? तो इसने पहला अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इस पे जो है रिलेटेड, वो नाम क्या है? प्रोजेक्ट कुईपुर इसका नाम जो है रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी। कंपनी किसका है? ये आपका अमेजन कंपनी का। और किसको जो है आपका टक्कर देने की कोशिश कर रही है? एलन मस्क की कंपनी जो है स्टारलिंक, उसको टक्कर देने की कोशिश कर रही है अमेजन इसके अंदर, जो कि आपका पहले ही काफी लगभग 8000 सैटेलाइट्स 2019 से जो है लॉन्च कर चुका है। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है और लगभग 126 कंट्रीज के अंदर जो है अपनी ये इनके जरिए जो है सैटेलाइट्स के जरिए जो है इंटरनेट सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रहा है स्टारलिंक। American multinational web services and e-commerce giant Amazon has launched the first batch of its 27 satellites under the Project Kuiper to provide an affordable broadband internet network worldwide. Jeff Bezos' company Amazon is planning to compete with Elon Musk's SpaceX Starlink space-based broadband link network. Elon Musk SpaceX has used its reusable Falcon 9 rocket to launch 8,000 Starlink satellites in low Earth orbit since 2019 तक जो है किसको यूज करते हुए ना आपका रॉकेट जो है आपका फाल्कन 9 रॉकेट है उसका यूज करते हुए जो है 8000 सैटेलाइट्स को अर्थ के लो ऑर्बिट में लॉन्च कर चुकी है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक। उसको जो है जेफ बेजोस की कंपनी कौन सी है? अमेजन। किस प्रोजेक्ट कुईपुर के तहत जो है टक्कर देने के लिए 27 सैटेलाइट्स का पहला बैच जो है लॉन्च किया है
The European company OneWeb has also launched the several hundred satellites to provide broadband internet service to its global clients. Starlink is the largest satellite-based internet service provider with more than 50 lakh internet users around 125 countries. 125 कंट्रीज के अंदर लगभग 50 लाख इंटरनेट यूजर्स है स्टारलिंक कंपनी से जो जुड़े हुए हैं। तो ये अपना दबदबा इस क्षेत्र में बनाई हुई है, उसको टेकर देने की चांसेस में जेफ बेजोस जो है रिस्क अपना इस सेक्टर में उतरी है, पहली बार अपने 27 सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च किया है। तो इसका मिशन इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट कुइपुर आपका सैटेलाइट कितनी लॉन्च की 27, के भी कहां से लॉन्च की है, ये भी अमेरिकन कंपनी यूनाइटेड स्टेट से इन्होंने लॉन्च किया है। और आपका कंपनी के मालिक कौन है, जेफ बेजोस। और आपका ये स्टारलिंक भी इंपॉर्टेंट बन जाती है इसमें, तो स्टारलिंक के ओनर कौन है, अपने एलन मस्क। और इनने रॉकेट कौन सा, फाल्कन 9 जो है आपका रीयूजेबल रॉकेट है, इसका यूज करते हुए इसको जो है लॉन्च किया है। अब अपने बात करते हैं कास्ट सेंसस की। ये टॉपिक आपने हाल फिलहाल सुना होगा, काफी जो है चर्चा में। यूनियन कैबिनेट ने कास्ट सेंसस को जो है प्रूव किया है। कास्ट सेंसस कोई नई बात इंडिया के लिए नहीं है, पहले भी 1931 की जनगणना तक अपनी कास्ट सेंसस जो है जनगणना में इंक्लूडेड थी। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद जो है, बाद में जो जनगणना शुरू हुई, तो इसको जो है नॉर्मल पीपल्स के लिए जो कास्ट सेंसस को जो है बंद कर दिया गया था। हालांकि जो 1951 से ही जनगणना होती थी उसमें जो है SC ST की जो है आपकी जातीय उनकी जनगणना जो है इंक्लूडेड थी, लेकिन प्रॉपर जो है नॉर्मल लोगों के लिए जो है कास्ट सेंसस जो है जारी नहीं की जाती थी, उसको जो है लागू इसमें नहीं किया। तो नया अपना जो है कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन जो है रीयूज इसको किया जा रहा है क्योंकि डाटा का अपडेशन जरूरी है। तो इसको थोड़ा इस टॉपिक को हम समझेंगे और इस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने की मंजूरी किस समिति ने दी? विच कमेटी हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ कास्ट enumeration in the upcoming population census? तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स या नीति आयोग। तो इसको अप्रूवल किससे मिला है? CCPA, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो बात करते हैं अब इस कमेटी की, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, CCPA। CCPA को एक और किस नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है अपना। तो इसको एक सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है, इसका सेकंड नाम, इसको सुपर कैबिनेट नेम। और एक CCPA की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है इस बार, क्योंकि कास्ट सेंसस दोबारा जो है आपका इंक्लूड हुआ है अपना आजादी के बाद में पहली बार। इसको जो है यूज अपकमिंग आपकी जो जनगणना होगी उसमें यूज किया जाएगा। इसलिए जो आपका हो सकता है एग्जाम के लिए, खासकर SSC के एग्जाम्स के लिए जो है आपका की फेवरेट क्वेश्चन ये बन जाए, ये टॉपिक CCPA इन 1872। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि इंडिया की सेंसस स्टार्टिंग से चलती कैसे थी, कि कैसे उसका स्टार्ट हुआ था, कैसे उसमें चेंजेस हुए थे, कैसे बीच में अलग अलग प्रयोग किए गए, और क्या अब जो है हालिया सिचुएशन इसकी सेंसस की है, और पहले इसमें जो है सेंसस की हालिया सिचुएशन उसकी क्या थी। इन 1872 द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश नॉन सिंक्रोनाइजल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लॉर्ड मायो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मायो। पहली जो है आपकी जिसको एकीकृत जनगणना जो है नहीं थी, कि एकीकृत जनगणना नहीं, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग समय पे जो है जिसको कंडक्ट करवाया गया था। फास्ट सेंसस जो है किसके टाइम पे? 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे। द फास्ट सिंक्रोनस census was conducted in 1881 under the region of Lord Ripon, and it is been held every 10 years since then till 1931। सेकंड जो है स्टार्ट हुई थी 1881 में जो है प्रॉपर जनगणना स्टार्ट हुई थी आजादी से पहले। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और वो कंटिन्यू हर 10 सालों के बाद में 1931 तक जो है होती रही। सिंस 1881 कास्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेंसस एनुमरेशन। जो है आपका 1881 से ही जो है आपका कास्ट का डाटा इसके अंदर इंक्लूडेड था, कि कास्ट की जनगणना भी साथ में उस टाइम पर होती थी। द लास्ट कास्ट एनुमरेशन टुक प्लेस इन 1931। जो लास्ट बार कास्ट की जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1931 के अंदर। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्रॉप कास्ट एनुमरेशन फॉर द जनरल पब्लिक। आपका साधारण लोगों के लिए जो है आजादी के बाद में जो है
भारत ने इसको जो है ड्रॉप कर दिया था कि कास्ट की जनगणना अब नहीं होगी, जातीय भेदभाव जैसे ऐसे डाटास को लेकर जो है आपका उस टाइम की जो है आपकी सोच रही थी उसके हिसाब से। हाउएवर द सेंसस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन हैज बीन कंडक्टेड इन एवरी सेंसस सिंस 1951। जबकि जो है शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको अपने एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, उनकी जन का एससी एसटी की जनगणना जो है 1951 से ही हर साल लगातार जब 2011 तक जो जनगणना हुई है उसमें होती रही है उनकी जनगणना। इन 2011 the government attempt to collect caste data through the socio-economic caste census, SECC जो है आपका socio-economic caste census को जो है इस टाइम 2011 की जनगणना के समय जो इसको इंक्लूड किया गया था और कास्ट का डाटा कलेक्ट करने की जो है गवर्नमेंट ने प्रयास किया था, लेकिन वो डाटा जो है लॉन्च नहीं किया गया, विच एम टू असेस द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द हाउस होल्ड्स अलोंग विद देयर कास्ट इंफॉर्मेशन। लेकिन उस समय के लोगों ने कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन जो है अपनी सब कास्ट की, अपने रिलीजन की, अपने को जाति को, अपने धर्म को, अपने पंथ को बताते हुए तो वो प्रॉपर डाटा जो है इकट्ठा नहीं हो पाया था, उसकी वजह से कास्ट डाटा लॉन्च नहीं किया था। लेकिन इसी जो है आपके प्रयास को लेकर 2015 में एक कैबिनेट का गठन किया गया कि इससे डाटा को कलेक्ट करके हम अगर कास्ट के डाटा को लॉन्च कर सकते हैं तो इन 2015 द एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी established a committee headed by Arvind Pangaria to classify caste data from the 2011 socio-economic caste census. However, the caste data was not released by the government. किसके अंडर जो है आपकी कैबिनेट का गठन किया गया? अरविंद पंगारिया के अंडर जो है कैबिनेट का कमेटी का गठन किया गया, जिसने इससे जो है आपकी रिपोर्ट से कास्ट डाटा के कलेक्शन का प्रयास किया, लेकिन कास्ट डाटा उस टाइम जो है आपका प्रॉपर कलेक्ट नहीं हो पाया था और लॉन्च उसको जो है पब्लिक के सामने नहीं किया गया था। Why is there demand for a caste census? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 देखते हैं कि कास्ट सेंसस की डिमांड क्यों है। कास्ट सेंसस आता है इंडिया में, जाति जनगणना अगर आती है तो उससे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, उसकी एक्चुअल नीड क्यों है, इसको हम देखते हैं। आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड्स क्लास। ओबीसी के लिए जो आपका एक आर्टिकल 15 और 16 के अंदर जो है उनके लिए विशेष छूट का प्रावधान है, उसमें रिलैक्सेशन का प्रावधान है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो वो किस में है? आर्टिकल 15 और 16 में गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर इसका प्रावधान है, विशेष पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसीज के लिए। आपका द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के 123वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया था? आपका जोड़ा गया था ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए भी जो है 10% की रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया था जो जनरल कैटेगरीज के आते हैं उनके अंदर। तो ये डाटा जो है आपका 15 और 16 के अंदर ही इसको जोड़ा गया था। 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस ऑफ सोसाइटी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेलफेयर स्कीम्स नीड एक्यूरेट डाटा। द गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च सेवरल वेलफेयर स्कीम्स टारगेटिंग दीज कमिटीज। जो है इसको टारगेट करते हुए गवर्नमेंट ने अलग अलग जो है स्कीम्स लागू करने की जो है आपकी कोशिश की है, लागू जो है की है। द गवर्नमेंट हैज डाटा ऑन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज। इसके ऊपर तो आपका SC ST का डाटा तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन ओबीसी का डाटा लास्ट कब कलेक्ट हुआ था? जो जाति जनगणना लास्ट हुई थी 1931 का। तो उसी डाटा के ऊपर निर्भर रहते हुए जो गवर्नमेंट स्कीम्स को जो है लॉन्च करती है, तो जिससे अपना क्या क्वेश्चनेबल रहता है कि प्रॉपर जो है जिनको जरूरत है उनके तक स्कीम्स का लाभ पहुंचता है या नहीं है। जैसे पॉलिटिकल के अंदर भी हम देखें कि सीट्स का अलॉटमेंट होता है अपनी लोकल जो आपकी पॉलिटिकल है, आपकी पंचायत स्तर पे, नगर पालिका स्तर पे ओबीसी सीट्स का अलोकेशन होता है अलग अलग। तो उसका प्रॉपर अलोकेशन अब भी किस आपका सेंसस के अकॉर्डिंग होता है? वो होता है 1931 के अकॉर्डिंग। तो सेंसस का अपग्रेडेशन इन आपकी स्कीम्स का प्रॉपर लाभ लोगों तक जो है सही लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए जरूरी है, इसलिए जो है आपकी सेंसस ये जरूरी है। हाउएवर द गवर्नमेंट इज रिलाइंग ऑन द 1931 कास्ट डाटा टू मेक पॉलिसीज फॉर द अदर बैकवर्ड्स क्लास। ओबीसीज के लिए जो आपका अब भी जो है आपकी जो है योजनाएं बनाने के लिए रिलाई करती है गवर्नमेंट किस पे? 1931 के डाटा पे। द गवर्नमेंट नीड्स अप टू डेट डाटा टू ऑन द ओबीसी टू मेक इट्स वेलफेयर पॉलिसीज मोर इफेक्टिव एंड रीच द
डिजर्विंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो इसलिए ओबीसी को डिजर्विंग पॉपुलेशन तक जो है आपका ये योजनाओं का लाभ पहुंच पाए, पॉलिसीज का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए अप टू डेट डाटा की आवश्यकता है. द डाटा विल बी वेरी यूजफुल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, एंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिसोर्सेज फॉर द ओबीसीज. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडीज जो है आपका, इसको भी देखें तो इन लोकल बॉडीज पंचायत एंड म्युनिसिपल्स, नगर पालिका और पंचायती स्तर पे जो है देयर इज ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज अंडर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. इसके अंदर जो आपकी ओबीसीज के लिए सीटों का रिजर्वेशन है, तो वो भी डाटा सीटों का रिजर्वेशन की कितनी सीटें ओबीसी की होनी चाहिए, तो वो भी डाटा किस सेंसस पे रिलाई करता है, वो करता है 1931 के सेंसस के डाटा पे रिलाई करता है. तो इसके लिए भी इसका अपग्रेडेशन जो है जरूरी है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एक्यूरेट डाटा, द नंबर ऑफ सीट्स नीडेड टू बी रिजर्व्ड फॉर द ओबीसी हैज बिकम कंट्रोवर्शियल. इसके लिए जो है आपका इसका सेंसस का डाटा नहीं है, तो इसके लिए भी सीट्स जो है लागू की जाती हैं, वो आपकी ये भी आपकी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इनका किस आधार पर जो है आपका उतनी पुरानी सेंसस के आधार पर आज भी जो है ओबीसी के लिए सीट्स जो है एलोकेट होती है. तो ये था अपना मेन मुद्दा जो आपकी जाति जनगणना. अगर ये डाटा अप टू डेट होता है तो ये आपका खासकर जो है ओबीसी के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट है कि उन तक जो है प्रॉपर पॉलिसीज का लाभ जो है सही से पहुंचना चालू हो. और आपकी इस पर क्या राय है उसको भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि कास्ट सेंसस लागू होने के बाद में हमें क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलेंगे. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने देखे इसके अंदर, एक तो एक कमेटी CCPA, इसकी फुल फॉर्म कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स. आपका मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, बात करें होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है. और आगे बात करें इसका करंट कि आपका इसके बाद में करंट सिनेरियो क्या है, करंट इसके सेंसस की रिपोर्ट कौन देखती है, उस टाइम उसकी सेंसस का जो आपका कौन देखता था, हेड कौन करता था. ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम द गवर्नमेंट क्रिएटेड एन एडहोक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म टू कंडक्ट सेंसस. उस टाइम तो एडहोक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बनाया गया था सेंसस को कंडक्ट करवाने के लिए. लेकिन आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट 1941, एक तो सेंसस का एक्ट कौन सा है 1948, वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड ए plan for conducting a population census along with the duties and responsibilities of a census officer. इनको जो है आपकी प्रॉपर जो है एक बॉडी का क्रिएशन कर ऑफिसर का जो आपका सिलेक्शन करके इस बॉडी को जो है बनाया गया. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस लाइज विद द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है 1951 के बाद. Since 1951 the census has been carried out every 10 years. The 2021 census has been delayed due to COVID-19. 1951 के बाद जो है हर 10 साल के बाद में जो है जाति जनगणना नहीं सॉरी जनगणना होती रही है. और 2011 तक ये कंटिन्यू हुई है. लेकिन 2021 की जनगणना किसकी वजह से, COVID-19 की वजह से डिले हुई, जो अब तक नहीं हुई. लेकिन संभावना है कि 2025 में जो है आपका जनगणना को कंडक्ट करवाया जाएगा. और उसमें किसको इंक्लूड किया जाएगा, कास्ट सेंसस को, जाति जनगणना को उसमें इंक्लूड किया जाएगा. करंट रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर आपका कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण जो है करंट जो आपके इसके कमिश्नर है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एंड सेंसस कमिश्नर. तो इसके लिए आपका एक तो करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन हो गए, मृत्युंजय कुमार नारायण. और एक आपकी एक कमेटी जिसने इसको पास किया है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर CCPA. ये किस जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है. और इसको एक और किस नाम से, आपका सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है. और लास्ट आपकी सेंसस कब थी, 1931. स्टार्ट कब हुई थी वो जो आपकी कास्ट सेंसस 1881 के अंदर जो स्टार्ट हुई थी कास्ट सेंसस फर्स्ट टाइम. किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो इसको स्टार्ट किया गया था कास्ट सेंसस को. तो यही था अपना कास्ट सेंसस का. इस पे आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इसमें अपग्रेडेशन और होने चाहिए, क्या ये पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगी, नेगेटिव इंपैक्ट लाएगी, और क्या डाटा इसके बाद में जो है कास्ट का निकलता है. ये भी देखने का मुद्दा होगा कि उस टाइम पे कास्ट डाटा क्या था और उस टाइम पे जो है प्रेजेंट टाइम पर क्या है. तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड. अजीत डोवाल, समंत गोयल, आलोक जोशी या अरविंद कुमार. तो किसको नियुक्त किया गया है, आपका फॉर्मर रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रो के पहले चीफ रहे हुए आलोक जोशी.
उनको जो है अपॉइंट किया गया एज हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, NSAB, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, विच एडवाइजेज द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स। इनको जो है अभी ये भी चेंजेस इंपॉर्टेंट अपने लिए क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये भी चेंजेस किए गए हैं पहलगाम अटैक के बाद में। तो आलोक जोशी को जो है नियुक्त किया गया है। उधर पाकिस्तान ने भी अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है चेंज किया है, मलिक नाम से कुछ है, प्रॉपर मुझे याद नहीं, उसको जो है नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करूंगा। आलोक जोशी जो है इंडिया के NSAB के डायरेक्टर जो है नियुक्त किए गए हैं। अमेरिका की स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किस श्रेणी में रखा गया है? इंडिया हैज बीन रिटेन्ड इन विच कैटेगरी ऑफ US स्पेशल 301 रिपोर्ट रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? तो है किसको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर रखा गया है, जिसमें टोटल 26 कंट्रीज को रखा गया है, उसी में एक अपना जो है भारत भी है। ये अमेरिका के द्वारा जो है लगभग 1864 से जो है आपका हर साल इसको रिपोर्ट को जो है लॉन्च किया जाता है। इंडिया रिमेन्स ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट इन US स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025 ड्यू टू इट्स इंडिकेट प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPRs को जो है आपका प्रॉपर से फॉलो, उनका आदर ना करने के लिए अमेरिका का कहना है कि इंडिया भी इसमें सक्षम रहा है, इसके लिए जो इसको इस रिपोर्ट के अंदर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर रखा गया। अमेरिकन गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद इंडिया, ए टोटल ऑफ 26 ट्रेडिंग पार्टनर्स वेयर आइडेंटिफाइड एज कंट्रीज ऑफ कंसर्न वेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस आर सिग्निफिकेंट इश्यूज। जो है इसमें प्रॉपर्टीज का आदर ना करना, अमेरिका की जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, अदर्स का जो है आपका प्रॉपरली IPRs को जो है ना फॉलो करना, उसके लिए जो है टोटल कंसर्न्स के अंदर जो है 26 कंट्रीज को रखा गया, जिसमें इंडिया अपनी एक कंट्री है। IPL इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? वो इज द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन IPL हिस्ट्री। तो कौन बन गया आपको पता है? बिहार के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी। किस टीम की तरफ से खेल रहे थे? राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। 38 बॉल्स के अंदर 101 रन स्कोर किया। किस टीम के खिलाफ? गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी। आयु क्या है इनकी? मात्र 14 साल एज है। तो 14 साल की उम्र में यंगेस्ट IPL जो है सेंचुरी मारने वाले प्लेयर बन गए हैं। कौन? वैभव सूर्यवंशी। ऑन April 28, 2025 एट द सवाई मानसिंह स्टेडियम इन जयपुर, वैभव सूर्यवंशी ऑफ राजस्थान रॉयल्स made headlines by scoring a blazing 101 runs of just 38 balls। जो है इसमें हाईएस्ट सिक्सेस मारने वाले इसके अंदर एक पारी के अंदर 11 सिक्सेस, और टोटल जो है चेज था 210 को, उसको जो लगभग 15 आवर्स के अंदर ही चेज कर दिया था राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जो है ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ। हाल ही में भारत किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण है, सॉरी है, सिर्फ 200 नहीं है, $200 मिलियन का ऋण जो है दिया है। Recently, India has agreed to provide a loan of $200 million to which country? To modernization of its armed forces। तो किस कंट्री को दिया है? एंगोला के जो है आपके प्रमुख हाल फिलहाल जो है इंडिया दौरे पे थे, उसी दौरान जो ये समझौता हुआ था। और एंगोला और किस दृष्टि से अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि एंगोला करंट चेयर है 55 मेंबर्स की जो है अफ्रीकन यूनियन है, उसका चेयर है कौन सा देश? आपका एंगोला। और उसकी जो है सहायता के लिए $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है इंडिया ने, वहां की आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो 55 मेंबर्स की जो अफ्रीकन यूनियन है, उसका चेयर है अंगोला। तो वो अपने जो है पहलगाम मुद्दा है, उसको भी उठाया गया है 3 मई की मीटिंग के दौरान में, कि वो ये यूनियन जो है टेररिस्ट के खिलाफ कैसे आवाज उठाती है, इंडिया के लिए कैसे आगे बोलती है, इसलिए भी अंगोला अपने लिए इंपॉर्टेंट कंट्री एक हो जाता है। हाल ही में किससे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? वो हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF जो है, तो खुनियंग आपका पटामा लिस्वाट्रुकल, इनका जो नाम है खुनियंग पटामा लिस्वाट्रुकल इनका नाम है पूरा। और इनको किसका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है BWF इनका जो है आपका चेयर जो है इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला कौन बना है? कौन सा देश बना है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द वन विद द लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस 2025। तो नंबर्स जो है आपका कि मिलिट्री की संख्या, जैसे 14 लाख 15 लाख 16 लाख, कितनी एक्टिव मिलिट्री की संख्या है? तो लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री संख्या वाला देश कौन सा बन गया है? चाइना। बात करें इंडिया की, तो इंडिया कौन सी पोजीशन पे है? इंडिया है सेकंड पोजीशन पर अपना। चाइना जो है फर्स्ट, अमेरिका
से भी ऊपर है। और बात करें सबसे ज्यादा आपका मिलिट्री में इन्वेस्ट करने वाली कंट्री, तो वो कौन सी कंट्री है, वो है आपकी अमेरिका कंट्री। इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा इस आर्म फोर्सेस के अंदर जो आपकी इन्वेस्ट करने वाली कंट्री की अगर क्वेश्चन हो तो वो है आपका अमेरिका। लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस चाइना, जिसमें इंडिया जो है सेकंड नंबर पर है। टोटल जो है चाइना के कितने 20 लैक्स जो है आपका 20,35,000 जो है टोटल आर्म फोर्सेस जो है एक्टिव मेंबर्स है। और इंडिया के 14,55,550 जो है मेंबर्स। और थर्ड पोजीशन पे अमेरिका है जिसके 13,28,000 जो है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है SIPRI की द्वारा रिपोर्ट के द्वारा इसको जो है रिपोर्ट को जारी किया गया हाल फिलहाल, जिसमें एक्टिव सबसे ज्यादा आपकी मिलिट्री फोर्सेस किसकी, चाइना की। सेकंड नंबर पर इंडिया। और सबसे ज्यादा इन्वेस्ट बात करें तो कौन सी कंट्री करती है, अमेरिका उसके अंदर इन्वेस्ट करती है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है शुरू किया है। रिसेंटली विच इंडियन स्टेट लॉन्च द कंट्रीज फास्ट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, नन ऑफ द अबोव। तो किसने आपको इसको लॉन्च किया है, उसने लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने पहला AI जो है आपका फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है आपका फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है आपका मध्य प्रदेश स्टेट ने लॉन्च किया। मध्य प्रदेश हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI ड्राइवन रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, मार्किंग ए हिस्टोरिक स्टेप इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इट इंटीग्रेट्स एडवांस सैटेलाइट इमेजरी mechanism, learning algorithms and mobile app based field feedback to quickly detect encroachment, land use changes and forest degradation। जो आपका कि यहाँ पे कहाँ कटाई हो रही है, कहाँ कुछ आपका ऐसी इलीगल एक्टिविटीज देख रहे हैं, उसके लिए एक AI बेस्ड जो आपका डाटा बेस्ड जो है ये कार्य करेगा। पहला स्टेट इसको लॉन्च करने वाला जो है वो कौन सा बन गया, मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा वन एरिया वाला भी कौन सा अपना जो है वो है मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट, वनों की कटाई जिसका आपका घरेलू यूजों में, कमर्शियल यूजों के लिए जो है कटाई की गई थी, वो डाटा पीछे आया था, तो उसमें भी सबसे ज्यादा कटाई करने वाला इस बार जो है कौन सा स्टेट था, वो था मध्य प्रदेश। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों में कौन शीर्ष पर रहा। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग विच फैमिली टॉप द लिस्ट ऑफ एशियाज टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज बाई 2025। तो एक तो रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है, ब्लूमबर्ग। कितने, एशिया के टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज, जिसमें टॉप पोजीशन पे कौन से, अपने अंबानी फैमिली जो है टॉप पहली पोजीशन में। और आप इंडिया के टोटल जो है कितने 1, 2, 3 और 4 टॉप 10 के अंदर जो है फैमिलीज दिखाई जाती है। फर्स्ट पे जो है आपकी अंबानी, सेकंड पे आपकी मिस्त्री चापरुजी पोलोजी ग्रुप की जो है आपके मालिक है, इनकी 90.5 बिलियन। देख लो सेकंड पोजीशन जो है आपके कहाँ के, थाईलैंड के, उनसे इनकी जो है आपकी प्रॉपर जो है प्रॉपर्टी है डबल से भी ज्यादा है। और आपका फिर जो है सेकंड पोजीशन पे आपका, फोर्थ पोजीशन पे इंडियन आते हैं वो आपके मिस्त्री, आपका 7th पोजीशन पे फिर आते हैं जिंदल्स, और 9th पोजीशन पे आते हैं फिर बिरला ग्रुप जो है इंडिया का, वो इस पे रिलाई करता है। तो टॉप एशिया के अंदर टॉप 10 आपके जो है सबसे रिचेस्ट फैमिलीज है, उनमें टॉप 1 पर आती है कौन, ये आपकी अंबानी फैमिली। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलेंगे आपके साथ। SSC की आपकी PYQ सीरीज भी आपके साथ जो है लगातार चल रही है। यूपी पुलिस की भी आपकी कंटिन्यू आपके साथ जो है PYQ सीरीज आपके साथ GS की चलेगी, तो उसको भी आप अच्छे से प्यार दें और अपने करंट के टॉपिक्स को भी आप बताएं और अपनी राय जरूर रखें। जो आपका कास्ट सेंसस का टॉपिक हमने जो अपना पूरा फुल एक्सप्लेन इस क्लास के अंदर जो है किया, उसके लिए भी इसको क्रॉप करके कास्ट सेंसस वाली क्लास को भी अलग से भी इसको मैं अपलोड कर दूंगा, कि सिर्फ जिसको कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को जो है देखना हो, डाटा को देखना हो, तो वो उस वीडियो को भी अलग से देख सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।